गुड मॉर्निंग। हम भारतीय राजनीतिक विचारकों पर चर्चा कर रहे हैं और उस राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज एक नए भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने कांग्रेस के नरम दलों के प्रति नरम नीति को अपना करके भारतीय युवाओं में जोश भरने की कोशिश की है, भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन चलाया है। हम आज बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे। तो इनके अगर हम सबसे पहले देखें कि बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था, ये जन्म कब हुआ था, तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, यानी 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में। जो पहले बंबई राज्य था, बाद में महाराष्ट्र बना। तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में तिलक का जन्म हुआ। इनके अगर हम बचपन के नाम की बात करें कि वर्तमान में तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, लेकिन क्या पहले भी यही था? तो इनका बचपन का नाम दूसरा था। इनके बचपन का जो नाम था वो था, इनका बचपन का नाम या मूल नाम जो था वो था इनका श्रीधर बाल तिलक, यानी बचपन का नाम इनका श्रीधर था। श्रीधर इनका बचपन का नाम था। श्रीधर बलवंत तिलक, ये इनके बचपन का नाम था, श्रीधर बलवंत तिलक। 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में जन्म हुआ। बचपन का नाम है श्रीधर बलवंत तिलक इनका नाम है। पिता का जो नाम है इनके पिता का नाम है केशव गंगाधर तिलक। पिता केशव गंगाधर तिलक इनके पिता का नाम है। ये भारत में किस लिए जाने जाते हैं? उग्रवादी विचारों के लिए या भारत में क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। यानी उग्र और क्रांतिवाद जो विचार दिए, अंग्रेजों को ये कहा कि अंग्रेज नरम नीतियों से नहीं जाएंगे, हड़ताल करने से नहीं जाएंगे, अनुनय विनय करने से नहीं जाएंगे। अंग्रेज अगर जाएंगे तो हिंसा के माध्यम से जाएंगे, ताकत के माध्यम से जाएंगे। हम इनको हथियारों के दम पे भारत से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार के उग्रवादी और क्रांतिकारी विचार जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के थे। इनमें इसी के साथ भारत के जो उग्रवाद की जो क्या थी जोड़ी थी, एक फेमस जोड़ी, उसके सदस्य हैं। एक उग्रवादी जो विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, उसमें 3 नाम चढ़ते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल की एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी या उग्रवादी विचारधाराओं की एक जोड़ी थी, जिसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक युवा जोश भरा क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से इन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने की प्राप्त की। उनमें लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय हो गई थी। फिर बाल में बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये एक 3 उग्रवादी विचारधाराओं की, या जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी विचारधारा के 3 विद्वान थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। उस जोड़ी में भी बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। उसके बाद 1 जनवरी 1880
हम इनका जीवन परिचय पढ़ने की कोशिश करेंगे आज कि इनकी कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो 1 जनवरी 1980 को अपने जो मित्र थे, एक तो था विष्णु शास्त्री, 1 जनवरी 1880 को अपने मित्र विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इनके मित्र का नाम था जो इनके साथ हमेशा रहे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, और एक था आगरेकर। ये 2 मित्र थे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और आगरेकर। इनके साथ मिलकर 1 जनवरी 1880 को इन्होंने क्या किया, पूना में एक स्कूल खोली जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के महाराष्ट्र के पूना शहर में भारतीय बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिए, अंग्रेजों के समकक्ष खड़ा करने के लिए एक विद्यालय स्थापित किया जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1880 को। उसके बाद में क्या किया, 1881 में, 80 में स्कूल खोली न्यू इंग्लिश स्कूल, 1881 में क्या किया, 1881 में इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, एक अंग्रेजी में निकाला और एक मराठी में निकाला। 2 भाषाओं में 2 पत्र निकाले जो उनके प्रसिद्ध पत्र हैं और जिनके अंतर्गत इन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए अपने क्रांतिकारी लेख लिखे हैं, अपने उग्र विचारों को जनता तक फैलाया है, जनता में जन जागृति करने का काम है। तो अंग्रेजी भाषा में तो इन्होंने कौन सा निकाला, अंग्रेजी भाषा में तो इन्होंने निकाला मराठा नामक समाचार पत्र, और अंग्रेजी में निकाला इन्होंने केसरी। यानी 2 समाचार पत्र निकाले 1881 में, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा निकाला और मराठी भाषा में इन्होंने केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले और लोगों में जन जागृति का काम किया। उसके बाद क्या किया, इसके बाद 1885 में एक और एजुकेशन संस्थान की स्थापना की, यानी लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूक काम करने में तिलक का बहुत महान योगदान है। इन्होंने 1881 में 2 समाचार पत्र निकाले, 1880 में न्यू इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम का विद्यालय खोला, और 1885 में क्या की, एक और किया, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक एक और संस्था इनकी स्थापना की। कब की, 1885 में। इसके बाद में क्या हुआ, तो देखो अब तक हुआ 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में जन्म हुआ। बचपन का नाम श्रीधर बलवंत तिलक था, पिता का नाम केशव गंगाधर तिलक था। लाल बाल पाल की जोड़ी के रूप में मशहूर भारत के क्रांतिकारी हैं। 1880 में अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं। 1881 में अपने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र मराठा और केसरी निकालते हैं, और 1885 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, 1889 में, क्रम से चल रहे महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1889 में तिलक क्या हुए, पहली बार तिलक कांग्रेस में शामिल हुए। 1889 में कांग्रेस में पहली बार तिलक शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ही हो गई थी। लेकिन उसके 4 साल बाद 1989 में ये पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन क्या हुआ, प्रारंभिक जो कांग्रेस थी उस प्रारंभिक कांग्रेस में उदारवादियों का बोलबाला था, यानी उदारवादी विचारधारा के, नरम विचारधारा के व्यक्ति ज़्यादा थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, विमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे और अंग्रेजों को भारत में क्या मानते थे, ईश्वरीय देन मानते थे, भारत के लिए वरदान मानते थे, और वो अंग्रेजों से सिर्फ सुधार की बात करते थे, आज़ादी की बात नहीं करते थे। लेकिन जब प्रारंभ में जब तिलक ने उदारवादियों की नीतियां देखी तो
जो तिलक थे वो तिलक उन उदारवादियों की नीतियों से क्या थे, असंतुष्ट थे। उन्हें पता था कि उदारवादी तरीके से हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। इसलिए आज कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही क्या हो गया, उन कांग्रेसियों के साथ जो उदारवादी विचारधारा के थे उनके साथ तिलक का मनमुटाव बढ़ता चला गया। इसलिए ये मनमुटाव क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था सूरत अधिवेशन। गुजरात में सूरत है, वहाँ एक अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन। उस सूरत अधिवेशन में उदारवादी और जो उग्रवादी विचारधारा के थे उन विचारधाराओं के बीच में मनमुटाव एक बड़े स्तर पर क्या हो गया, फैल गया। उदारवादियों की नीतियाँ थी पत्र देना, हड़तालें करना, जुलूस निकालना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अनुनय विनय करना था अंग्रेजों से, जिससे भारत को आज़ादी मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए जो उस समय के जो युवा थे जो तिलक के नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, उदारवादी की नीतियों का कांग्रेस के अंदर रह करके ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए 1907 के अंदर कांग्रेस का क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। याद रखना 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दो भागों में कांग्रेस बट गई, एक में बट गई गरम दल और दूसरा बट गया नरम दल। दोनों एक ही हैं, कांग्रेस में ही हैं, लेकिन उग्र और क्रांतिवादी जो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे वो गरम दल में हो गए और जो शांतिप्रिय थे वो नरम दल में चले गए। इसमें लाल बाल पाल जैसे लोग रहे, इसमें दादा भाई नौरोजी, वेमेश चंद्र बखरजी, गोखले, ऐसे व्यक्ति इसके अंतर्गत क्या रहे, शामिल रहे। तो इस जो फूट थी, इस फूट को करवाने का या कांग्रेस को दो गुटों में बांट करके गरम विचारधारा के लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। यानी तिलक ने क्या किया है, इनको एकजुट करने की कोशिश की है। अब दो भागों में गरम दल और नरम दल में बट गई। एक चीज और याद रखनी है, इस समय तक महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे लोगों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं थे, यानी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि इस समय नेहरू जी पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए हुए हैं, तो जबकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध वो काले और गोरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 1907 में सूरत विभाजन हुआ। सूरत विभाजन का श्रेय जो दिया गया वो किसको दिया गया, सूरत कांग्रेस में फूट डालने का आरोप लगा तिलक के ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ, 1908 में, 7 में कांग्रेस विभाजन हो गया। 1908 में क्या लिखा, तिलक ने अपने समाचार पत्र जो थे उसमें क्या लिखे, राष्ट्रवादी लेख लिखे। यानी लोगों को उत्तेजित करने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, उनको अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए और आज़ादी दिलाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपने समाचार पत्रों केसरी और मराठा के अंदर क्या हुई, एक राष्ट्रवादी लेखों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, लंबे समय तक लेख लिखे। इस कारण 1908 के अंतर्गत तिलक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चला। यानी ये कहा गया कि इन्होंने देशद्रोह किया है, राष्ट्र को एकता को तोड़ने की कोशिश की है, भारत में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की है, इसलिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और इसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की क्या सुना दी गई, जेल की सजा सुना दी गई 1908 में। और कहाँ भेजा गया, ब्रह्मा, जो वर्तमान में म्यांमार नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा के एक जेल है जिसका नाम है मांडले जेल। ब्रह्मा के मांडले जेल में इन्हें भेजा गया, जहां पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। जेल के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी गीता रहस्य। तो 1908 में देशद्रोह की मुकदमा चला और उसके कारण क्या हुआ, इनको बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। अब तिलक का और क्या भारतीय राजनीति में योगदान है, तो ये तो यहाँ तक होगी 1908 में जेल गए और वहाँ से ये 1914 में रिहा हुए, यानी लगातार 6 वर्ष तक ये जेल में रहे। जेल से बाहर इन्हें नहीं आने दिया गया, जेल में ही इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध किताब गीता रहस्य लिखी। अब
भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें क्या योगदान है और क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी और देखते हैं। अब देखो, तिलक ने भारतीय जो राजनीति है, भारतीय राजनीति में तिलक का सर्वाधिक जो योगदान है वो ये है कि इन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें दो चीज़ों को शामिल किया, एक स्वदेशी और एक बहिष्कार, जो बाद में गांधी ने जाकर के प्रसिद्ध बनाई। सबसे पहले भारतीय राजनीति में स्वदेशी का आह्वान करने वाले, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन ये उग्र विचारधारा के थे, इसलिए इनके ये काम इतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन गांधी ने फिर इनको क्या किया, बहुत अधिक प्रसिद्ध किया। तो भारतीय राजनीति में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग, प्रथम प्रयोग करने वाले, पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अंग्रेजी एक विद्वान थे जिनका नाम था वेलेंटाइन शेरोल। वेलेंटाइन शेरोल एक विद्वान थे अंग्रेज जो विद्वान था वेलेंटाइन शेरोल, वो तो तिलक से इतना डरता था कि उनके क्रांतिकारी विचारों को और उनकी राष्ट्रीय लोगों को एकजुट करने की, राष्ट्रीय एकजुटता करने के कारण इतना डर गया कि उसने तो क्या कहा, उसने तो ये कहा कि तिलक भारतीय अशांति, तिलक भारतीय अशांति के क्या हैं? जनक हैं। कौन कह रहा है? वेलेंटाइन शेरोल ये कह रहा है कि तिलक तो भारतीय राजनीति में, भारत में अशांति के जनक हैं। जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा हो रही है, जो झगड़ा हो रही है, अंग्रेजों के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, स्वदेशी का जो माहौल बन रहा है, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, ये करने का श्रेय किसको है? तिलक को है। यानी शेरोल तो भारतीय राजनीति में, भारत में अशांति का जनक तिलक को मानता है। ठीक है। तिलक ने एक प्रमुख नारा भी दिया था, एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा जो आज हर बच्चे की जबान पे है। वो नारा क्या दिया था? वो नारा दिया था स्वराज्य यानी स्वतंत्रता, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। ये तिलक का एक प्रसिद्ध नारा था जो स्वाधीनता आंदोलन में लोगों के सर चढ़ करके बोला है। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में 1 अगस्त 1920 ये वो तिथि है जिस दिन गांधी जी को अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाई, कांग्रेस अधिवेशन में उसे पारित भी करवा लिया और उसे 1 अगस्त 1920 को लागू करना था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि 1 अगस्त 1920 को भारत के महान क्रांतिकारी, भारत के महान राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया? निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। मात्र कितनी साल की उम्र में? 1956 में इनका जन्म हुआ था और 1920 के अंतर्गत इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की क्या हुई? मृत्यु हुई। इसके अलावा क्या है? इनकी जो मृत्यु हुई उस समय जो भारत के अंदर महात्मा गांधी आ गए थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। यद्यपि गांधी जी और तिलक के विचारों में पूर्णतः असमानता थी, तिलक गांधी के विचारों से पूर्णतः असहमत थे, लेकिन एक चीज़ याद ये भी रखनी होगी कि जब तक बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति में जिंदा रहे तब तक महात्मा गांधी और अन्य नेताओं का कोई प्रभाव युवाओं पर नहीं था, भारत की जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। यानी तिलक जब तक जिंदा रहे तब तक वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जिंदा रहे। तो जब उनकी मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके ऊपर महात्मा गांधी ने दुख प्रकट करते हुए एक बात कही थी कि आज भारतीय सौर मंडल का एक तारा टूट गया।
यानी भारत के आकाश से एक भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षति हुई और भारत से क्या हो गई, आज भारत का जो सौर मंडल था, भारत का जो आकाश था, उसमें से एक तारा टूट गया। और वो तारा कौन था, तो वो तारा था बाल गंगाधर तिलक, जिनकी 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसे अपूर्णीय क्षति बताया है महात्मा गांधी ने। पत्र हमने देख लिए, इनकी अब 1-2 पुस्तकें और देख ले कि इनकी और पुस्तकें कौन कौन सी थी, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी हैं। तो पहली किताब तो इनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो लिखी है इन्होंने गीता रहस्य। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है गीता रहस्य। और ये कब लिखी थी, ये जब 1908 में मांडले जेल गए थे 6 वर्ष के लिए, उस समय इन 6 वर्ष की अवधि के दौरान ही उसने जेल में रहती हुई गीता पर एक गीता रहस्य नामक किताब लिखी है। और कौन सी लिखी है, और लिखी है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम। आपको पता होगा, ये बताया जाता है कि आर्य किस मूल से हैं, आर्य कहाँ के हैं, उनके बारे में इतिहास में एक विवाद चलता है, उनके ऊपर है द आर्कटिक होम इन दी वेदांज। एक किताब है इनकी द आर्कटिक होम इन दी वेदाज, ये किताब है। और इसमें ये बताते हैं कि आर्य जो जाति भारत में आई वो मूल रूप से आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक जो क्षेत्र है, उस आर्कटिक क्षेत्र से भारत में आई है। तो एक किताब होगी गीता रहस्य, एक लिखी द आर्कटिक होम इन द वेदाज, और एक लिखी ओरामन। 3 प्रसिद्ध किताबें हैं, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदाज और ओरामन। ये 3 किताबें अंबेडकर ने लिखी हैं। इस प्रकार ये अंबेडकर के जीवन को तिलक के जीवन को हमने पढ़ने की कोशिश की है। 1956 से 1920 तक कौन कौन सी किताब, कौन कौन से साहित्य लिखे हैं, क्या क्या इनकी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, इनको देखने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम इनके जो राजनीतिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।